Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Hub of Conceptual Physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन। सही है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसी चैप्टर के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सही है, यानी जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए हो मेरे चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। जिन स्टूडेंट्स का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे इस जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ द लूप रूल एंड जंक्शन रूल आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। यानी लूप किरचॉफ ने बेसिकली दो लॉस प्रेजेंट किए थे। एक को हम केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक को हम केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। केवीएल को यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लूप रूल कहते हैं और केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन रूल कहते हैं। तो देखो, लूप रूल इज़ बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वाइल जंक्शन रूल इज़ बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ। लूप रूल जो है ये बेसिकली किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है यानी केवीएल है, और जंक्शन रूल जो है ये केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ है। अब लूप रूल किसे कहते हैं? तो द सम ऑफ ऑल ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। ये इसका स्टेटमेंट है केवीएल का या लूप रूल का, कि अगर हमारे पास एक सर्किट हो तो उसमें जितने भी ईएमएफ के सोर्सेज है या तमाम ईएमएफ का समेशन वो बराबर होगा द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। यानी जितने भी ईएमएफ हो उसका सम बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर। सही है, तो ये केवीएल का स्टेटमेंट है कि तमाम ईएमएफ का सम बराबर होगा तमाम वोल्टेज ड्रॉप के सम के, यानी तमाम ईएमएफ का सम बराबर होगा तमाम ईएमएफ के सम को। जंक्शन रूल क्या है? द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग द जंक्शन। और जंक्शन रूल ये है कि या केसीएल किरचॉफ करंट लॉ ये है कि जितने द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग द जंक्शन, कि जितने करंट्स एक जंक्शंस में इंटर हो रहे हो उन तमाम करंट का सम बराबर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग द जंक्शन। उन तमाम करंट का सम बराबर होगा जितने करंट एक जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन बेसिकली एक सर्किट का वो पार्ट या वो कंपोनेंट होता है, या एक सर्किट का वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक सर्किट के 2 या 3 कंपोनेंट्स आपस में मिले होते हैं, जिसको हम पुश्तों में टांका कहते हैं। टांका वो लगावाला का, सही रहा, टांका वो लगावाला का लगा कि टांका नो टांका मुंगसिंग लगा दो द्रे तार यूजी को टांका जुड़ेश। तो इसी तरह किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये है कि एक जंक्शन में जितने करंट इंटर हो रहे हो उनका सम और एक जंक्शन से जितने करंट बाहर जा रहे हो उनका सम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। फिर किरचॉफ वोल्टेज का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। आई आर बेसिकली यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो ईएमएफ समेशन ऑफ ईएमएफ बराबर होगा समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के। और जंक्शन रूल में समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इन मीन जो जंक्शन में अंदर जा रहे हैं वो बराबर होगा समेशन ऑफ ऑल द करंट आउट मीन जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर की जगह मैंने वी लिख दिया। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर की जगह मैंने वी लिख दिया, तो समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। अब इस तरह करें ईएमएफ को भी। अब ईएमएफ बेसिकली क्या है? ईएमएफ इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ की जगह पे मैंने लगाया वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। और वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या है कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो भी वर्क डन है। सही है, तो इसकी जगह मैंने डेल यू बाई क्यू लगाया। अब नीचे से डिनोमिनेटर से क्यू कैंसिल, सो समेशन ऑफ
डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल यू। अब डेल डब्ल्यू वर्क बेसिकली क्या है, वो भी एनर्जी है, बॉडी में स्टोर होती है। और डेल यू मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है। तो देखो अब ये आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्म, के लेफ्ट साइड पर भी एनर्जी है और राइट साइड, इसका मतलब केवीएल या लूप रूल जो है ये काम करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जंक्शन रूल में देखे समेशन ऑफ करंट इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउट। अब करंट हमें पता है बराबर होता है Q डिवाइड बाई टी। करंट का इक्वेशन क्या है, Q डिवाइड बाई टी। तो करंट की जगह दोनों साइड पे लगाए Q डिवाइड बाई टी, लेकिन एक के साथ इन लगाए और दूसरे के साथ आउट। नीचे नीचे से T और T आपस में कैंसिल। सो समेशन ऑफ चार्ज इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज आउट। यानी जितना चार्ज एक जंक्शन में अंदर जाएगा उतना ही चार्ज एक जंक्शन से बाहर जाएगा। तो याद रखो कि अब नीचे मैंने लिखा है कि लूप रूल के दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के केवीएल जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, जबकि जंक्शन रूल या केसीएल जो है दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके टेस्ट के लिए, एमडीकेट ईटा वगैरह के। केसीएल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है और केवीएल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज एक्कम्पनीड बाय राइज इन द रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 7 ये है कि जब भी एक कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, राइज करते हैं, तो कंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। सही है। तो आंसर है वी नो दैट, हमें पता है that atoms perform to and fro or up and down motion in a conductor about their mean position। ये तो हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन की डिफिनीशन क्या है कि अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, आगे पीछे या अप एंड डाउन या ऊपर नीचे हरकत करते हैं। याद रखो किसी भी सॉलिड्स मटेरियल में जो एटम होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो एक कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, जब हम एक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एटम्स गेन थर्मल एनर्जी एंड मोशन ऑफ द एटम अबाउट देयर मीन पोजीशन आल्सो इंक्रीजेज। तो जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अब टेम्परेचर बहुत तरीक़ों से मतलब इंक्रीज़ हो, हीट दे दो या बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब भी हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, यानी हीट एनर्जी को गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो एटम्स एनर्जेटिक हो जाते हैं और उसके जो मीन पोजीशन से जो मोशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब टू एंड फ्रो अप मोशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो उसकी वजह से उस एटम्स की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है यानी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। हेंस मोर एटम्स विल ब्लॉक द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो इसकी वजह से ज़्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन के रास्ते को बंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं देगा तो करंट कम होगा, और करंट जब कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है। अब देखो मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। लेफ़्ट साइड पर जो डायग्राम है, जो कंडक्टर है, लेट सपोज वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने रखा है, और लेट सपोज उसमें टोटल 8 एटम्स है। और देखो उस एटम जो है अप एंड डाउन मोशन, जो एरो मैंने बनाई है, अप एंड डाउन मोशन करती है अपनी मीन पोजीशन से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ़्ट से राइट पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो मुज़ाहिमत है, रेजिस्टेंस है, वो कम है, क्योंकि इस कंडक्टर का टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से वो एटम जो है वो तो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड कम है, वो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक वो वाइब्रेशन नहीं कर रहे। दूसरे साइड पर जब इसी कंडक्टर का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब देखो जो 8 एटम्स है उनका अगर आप एम्पलीट्यूड देखें, जो एरो मैंने बनाई है उनके, ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि मतलब एटम मोशन करता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो वो मोशन इंक्रीज़ हो जाता है। नीचे एटम्स के मोशन भी इंक्रीज़ हो जाता है और ऊपर, जिसकी वजह से अब देखो वो ज़्यादा
कंडक्टर के ज़्यादा मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उस तक उनका मोशन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अब वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को क्या करेगा, ब्लॉक। तो मतलब ये है कि अब रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एटम और इलेक्ट्रॉन के दरमियान टकराव होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी कुछ लॉस करेगा और उसकी फ़्लो को बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, Does the direction of EMF provided by a battery depend upon the direction of current flow through the battery? क्वेश्चन ये है कि किसी भी बैटरी का जो EMF है उसका डायरेक्शन क्या वो बैटरी के अंदर जो करंट है उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मैंने लिखा है नो, द डायरेक्शन ऑफ EMF प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बैटरी के EMF का डायरेक्शन जो है वो उसके अंदर यानी बैटरी के अंदर मौजूद करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। It is the intrinsic property of a battery that the direction of EMF within it is always from lower potential to higher potential। याद रखो, बैटरी के अंदर ये बैटरी की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब जिसको हम नेचुरल कहते हैं कि ये उसकी अपनी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि बैटरी के अंदर EMF का डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल से होगा, किसकी तरफ, हाइयर। लोअर पोटेंशियल कहते हैं नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव टर्मिनल को, और हाइयर पोटेंशियल कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को। तो बैटरी के अंदर EMF का डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल से होगा, कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इन द आउटसाइड सर्किट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट। लेकिन आउटसाइड सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है वो फिर करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखो, EMF जो है वो बैटरी के अंदर मौजूद करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, वोल्टेजेस आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स वाई। क्वेश्चन को ज़रा समझे। वोल्टेज हमेशा हम 2 पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हैं, मतलब किसी भी सिंगल पॉइंट पर हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये क्यों? तो आंसर है, वोल्टेज इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, आप लोग 2 लिख दें, सही है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वोल्टेज होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक ही टर्म है, सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस है। सो 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू मेजर वोल्टेज। तो इसका मतलब है वोल्टेज को मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। वन इज़ द रेफरेंस पॉइंट, द अदर द पॉइंट बीइंग मेजर्ड। एक वो पॉइंट होगा जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा और दूसरा वो होगा जो इस रेफरेंस, दूसरा वो पॉइंट होगा जिसका हम वोल्टेज फाइंड करते हैं। दस वोल्टेज इज़ ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसलिए वोल्टेज को हम हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हैं, सही है। इसको देखो, वोल्टेज की डिफिनीशन क्या है, अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डिफिनीशन के, द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। हम चार्ज को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तब उसमें उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा उस चेंज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो चार्ज पर हम 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्क करेंगे, तो 2 पॉइंट्स चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वोल्टेज इज़ अ रिलेटिव फ्रेज, इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड एट अ सिंगल स्पॉट। याद रखो, वोल्टेज एक रिलेटिव फ्रेज है, मतलब इसको हम कभी भी सिंगल पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते। वोल्टेज डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा U बाई Q, यानी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह, वो होगा वर्क डन बिटवीन पॉइंट B एंड A और डिवाइड बाय Q। अभी मैंने आपको बताया कि हम जब भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान हम चार्ज पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इज एवरी EMF अ पोटेंशियल डिफरेंस? इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस इन EMF? क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक EMF एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या दूसरा पार्ट,
या हर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ होता है? मतलब दो पार्ट से, क्या हर एक ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या हर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ है? तो मैंने लिखा है द ईएमएफ इज द वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। ये तो अभी हमने पढ़ा कि बैटरी के अंदर जब हम चार्ज को मूव करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब हम चार्ज को मूव करते हैं, हम चार्ज पे वर्क करते हैं और वो दो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान चार्ज पे हम जो वर्क करते हैं उसको हम ईएमएफ कहते हैं। वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किस तरह पैदा होता है? जब बैटरी के दोनों प्लेट्स पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट मीन जमा होना, एक पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है दूसरे पर नेगेटिव, तो फिर इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वोल्टेज जो मतलब उस दो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। और या अगर आप कंफ्यूज है तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है इसकी डिफिनीशन ये कर सकते हैं कि द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये ईएमएफ का उल्टा है। ईएमएफ में हम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में हम चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। सो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। ईएमएफ इज़ द टोटल वोल्टेज इन द बैटरी एंड ईएमएफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ बेसिकली बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। इक्वेशन है ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और प्लस आईआर। इसी इक्वेशन के मुताबिक जब हम वोल्टेज के साथ करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करें और फिर उसको वोल्टेज के साथ प्लस करें तब ये ईएमएफ के बराबर होगा। इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। याद रखो जब भी हम बाज़ार से कोई सेल वगैरह ख़रीदते हैं बैटरी वगैरह तो उस पर वोल्टेज ऑलरेडी प्रिंटेड होता है कंपनी की तरफ से। जिस तरह हम वो छोटे सेल्स घरों में लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो ये 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ होता है, ये वोल्टेज नहीं होता। सही है। तो ईएमएफ जो है ये हमेशा वोल्टेज से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मच चार्ज फ्लो इन पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट व्हेन द करंट इज 0.0001 एम्पेयर। अगर हमारे पास एक कैलकुलेटर हो, पॉकेट मीन जेब वाला कैलकुलेटर हो, तो उसमें एक मिनट में कितना चार्ज फ्लो करता है अगर उसमें करंट 0.0001 एम्पेयर हो। तो आसान सी बात है, हमें गिवन डेटा करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.001 एम्पेयर, टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 1 मिनट, मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते। क्यू की वैल्यू फाइंड करें चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई की वैल्यू पुट करें 0.0001, टाइम की वैल्यू 60, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 0.006 कूलम। सही है। याद रखो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, उन्होंने ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया है लेकिन ये आपको पेपर के सेक्शन सी न्यूमेरिकल पार्ट में भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।